हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए तो उसकी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहला क्या है, ट्रीटमेंट। क्या करेगा ये? ट्रीटमेंट वाले फील्ड में काम करेगा, यानी लोगों को दवा करेगा, दवा इलाज करेगा, उनको दवाएं देगा। तो वहाँ पे क्या है, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, यानी ऐसी दवा जो सुटेबल हो, इफेक्टिव हो और सस्ती हो, ऐसी दवाओं के जरिए से इलाज करेगा। और क्या, सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन, और दवा जो देगा वो सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। और क्या, मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन, और दवाओं से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो उनको देगा। या तो ये खुद दवा दे रहा है किसी बीमारी में, तो दवाओं से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो सारी बातें उनको बताएगा, कैसे इसको स्टोर करना है, कब इसको खाना है, किस डोज को कब खाना है। दवा देते वक्त तो बहुत सारी जो बातें होती है पेशेंट काउंसलिंग वाली, वो सारी करेगा, ठीक है ना। या कोई पर्चा लेके आ रहा है इसके पास में, समझ रहे, प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, तो उस वक्त में भी उनको सारी बातें वो समझाएगा। और क्या, वैक्सीनेशन, अगर कोई क्या है वैक्सीनेशन प्रोग्राम है तो उसके बारे में लोगों को क्या करेगा, मतलब समझाएगा, उनको कन्विंस करेगा कि ये क्या है वैक्सीन आपको लगवाना चाहिए। ऐसे क्या, डिसीज प्रिवेंशन, कोई बीमारी फैल रही है, सो जैसे कि मान लीजिए कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक से दूसरे से फैल रही है, तो उन बीमारियों को रोकने में अपना योगदान देगा, लोगों को समझाएगा कैसे साफ सुथरा रह के आप इस बीमारी से रुक सकते हैं, तो सारी प्रिकॉशन वगैरह उनको बताएगा। ऐसे क्या, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ऐसे ही मान लीजिए कई बार आपदा आ जाती है तो उस वक्त में इसको क्या है, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और कुछ इमरजेंसी दवाएं होती हैं वो इसके पास में हमेशा होना चाहिए, इसको एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं, तो वो इसके पास इसके पास होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी कंडीशन को मैनेज किया जा सके। जैसे कि मान लीजिए किसी को हार्ट की दिक्कत हो गई, समझ रहे हैं, एंजाइना की दिक्कत हो गई, तो अब पता चला उसके पास जो ऐसी दवा होनी चाहिए जो इसको ट्रीटमेंट में काम आती है, जैसे कि मान लीजिए आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, तो वो उसके पास है ही नहीं, तो क्या करेगा। तो इसलिए इमरजेंसी कंडीशन के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो इसके पास होनी चाहिए। ऐसे क्या, दूसरे जो मतलब क्या कहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, लोग हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो उनके साथ में इसको मिलके काम करना चाहिए, नहीं कि अकड़ू खां बन के और अपने आप में मस्त है, किसी से कोई मतलब ही नहीं रख रहा, किसी की हेल्प की ज़रूरत है उसको हेल्प ही नहीं कर रहा है, या किसी के साथ मिलके काम करना है तो उनके साथ मिलके काम नहीं कर रहा। एक दूसरे के साथ जब मिलके काम करता, मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट है तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट दूसरे लोगों के साथ जब मिलके काम करेगा तब क्या है, पूरा जो हॉस्पिटल का फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होगा, वो चलेगा। तो वही कह रहे हैं, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। रूल एंड रेगुलेशन को क्या करेगा, खुद भी फॉलो करेगा, दूसरे लोगों को भी कहेगा फॉलो करने के लिए। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, बहुत सारे क्या प्रोग्राम्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते भी हैं, समझ रहे हैं ना, प्रोग्राम बनते भी हैं, यानी प्लान बनाए जाते हैं, फिर उनको जाके लोगों को बताया जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें भी हिस्सा लेगा। और क्या कहते हैं, लोगों को समझाएगा हेल्थ से रिलेटेड जो बहुत सारी बातें हैं, समझ रहे, बहुत सारी चीज़ों में लोगों को क्या है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो उनको जाके दूर करेगा। ऐसे क्या, कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में लोगों को बताएगा कि ये बीमारियां क्या हैं जो कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे में फैल सकती हैं, तो उनके बारे में बताएगा कि कैसे इनसे बचा जाए। और इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में भी लोगों को आगाह करेगा, उनको बताएगा और बताएगा कि ऐसे ऐसे आपको काम करना चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्या है पोल्यूटेड ना हो। जैसे दवा लेके गए, दवा बच जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, पानियों में बहा देते हैं, समझ रहे हैं ना, तो उससे भी क्या होता है, एक तरीके से पोल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं पोल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, तो वो भी उनको बताएगा, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए एंटीबायोटिक्स हैं बहुत सारी, वो जा रही हैं पानी के अंदर, तो मछलियाँ रहती हैं उनके अंदर चली जाएंगी, समझ रहे हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। वो पानी क्या खेतों में मान लीजिए चला जा रहा है, तो वहाँ से फिर क्या है, उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, आप देखिए सारी चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है। आपको डिटेल वीडियो पढ़ना है तो आप क्या कहते हैं, जो हमारी डिटेल वीडियो है उनको देखिएगा चैप्टर वाइज, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फैमिली प्लानिंग क्या होती है इसको डिस्क्राइब करना है, और उसमें जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें एक एक वर्ड को क्या पढ़ पढ़ के बताता हूँ, उसकी मीनिंग समझाता हूँ, तो वहाँ पे आपको और अच्छा लगेगा। और कहते हैं डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो फैमिली प्लानिंग क्या होता है ये बताना है। और क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताने हैं कि अलग अलग कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, समझे। तो फैमिली प्लानिंग को पहले हम लोग देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है कई बार। तो फैमिली प्लानिंग क्या है, ये एक डिसीजन है कपल के जरिए से लिया गया, जैसे कि जो मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके जरिए से कुछ डिसीजन लिए जाते हैं वॉलंटरी, यानी दोनों लोग राजी हैं, समझ रहे हो ना, क्या दोनों लोग राजी हैं और कुछ डिसीजन लेते हैं किन चीज़ों के बारे में, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करने के लिए, समझ रहे हैं, यानी कब हमको बच्चे पैदा नहीं करना है उसके बारे में जो डिसीजन है, या कब हमको बच्चा पैदा करना है, टू ब्रिंग ए वांटेड
बर्थ, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी के बीच में कितना इंटरवल होना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बारे में। और कितने बच्चे होने चाहिए फैमिली के अंदर, ये इसके बारे में जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। ये तो आपको एक ऐसे मतलब डेफिनेशंस मिलेंगी, लेकिन इतना ही नहीं होता है फैमिली प्लानिंग के अंदर, बल्कि और भी चीज़ें आती हैं कि हमारे बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या खूबियां होना चाहिए, कौन से कॉलेज में उनको पढ़ाना। ऐसे नहीं कहीं पे भेज दे रहे हैं, बच्चे बिगड़ जा रहे हैं। तो बच्चों की पूरी केयर करना कि कैसे वो एक अच्छा इंसान बन जाए, सिर्फ पैसा कमाने की मशीन न बने, बल्कि एक अच्छा इंसान बने जो बड़ों की इज्जत भी करता हो, छोटों के साथ में अच्छा मामला भी करता हो, अपने क्या कहते हैं पड़ोसियों के साथ में भी उसका अच्छे व्यवहार हो, समझ रहे हो, दूसरों के हेल्प भी करता हो। तो एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जा सके, उसके लिए भी क्या है डिसीजन लेना, ये भी आता है फैमिली प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैमिली प्लानिंग। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, तो कहते हैं वो मेथड्स जो हेल्प करते हैं किसी कपल को टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो मेथड्स या जो तरीके क्या कहते हैं काम करते हैं, हेल्प करते हैं, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। समझ रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके हैं, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी होती है उसको बोलते हैं कंसीव करना। अब कौन से मेथड्स हैं, तो अलग अलग मेथड्स हैं। बिहेवियरल मेथड, आपको पूरा ना याद होगा तो इतना आप जरूर याद कर लीजिएगा, जो अलग अलग मेथड्स हैं उनकी डिटेल भी पूछता है कई बार, समझ रहे हैं ना। तो एक क्या है, बिहेवियरल मेथड है, एक नेचुरल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, हार्मोनल मेथड है, टर्मिनल मेथड है और पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शनल मेथड है। समझ रहे हैं, ये क्या है, 7 मेनली मेथड्स हैं जो मतलब आपको किताबों में मिलेंगे। तो बिहेवियरल में क्या होता है, आदमी अपने बिहेवियर से क्या है, ऐसे मतलब अपने बिहेवियर को ऐसे रखता है कि प्रेगनेंसी ना हो। तो बिहेवियरल मेथड में क्या आता है, एक आता है एब्सटिनेंस। इसका मतलब होता है कि आदमी सेक्स ही ना करे, समझ रहे हो ना, क्या कहते हैं वेजाइनल सेक्स ना करे, तो उसमें क्या होगा, तो चांस ही नहीं है कोई प्रेगनेंसी का। दूसरा होता है कोइटस इंटरप्टस, यहाँ पे पी लगा लीजिए यू के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दिस मेथड जो मेल है वो क्या करते हैं, अपने पेनिस को विड्रॉल कर लेते हैं, यानी क्या कहते हैं वेजाइना से बाहर कर लेते हैं। जब उनको इजेकुलेशन यानी कि सीमेन को निकलने का टाइम है, तो वो सीमेन को क्या है वेजाइना के अंदर न डाल के उसको बाहर कर दे, तो वो होता है कोइटस इंटरप्टस मेथड, ठीक है ना। और एक होता है सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड, यानी कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं कि उस पीरियड्स में अगर क्या कहते हैं इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, आदमी मतलब थोड़ा सा तवज्जो देके कि किस टाइम पे ओवुलेशन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इंटरकोर्स से क्या है बचा जाता है। तो किसी को मेंस्ट्रुएशन हो गया, उसके बाद क्या है 1 तारीख से 9 तारीख तक मान लीजिए उसमें क्या कहते हैं सेक्स कर रहा है, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद 10 से 18 के बीच में अगर करता है, समझा, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि इसी के बीच में क्या होता है ओवुलेशन होता है, यानी इसी टाइम पे क्या होता है जो ओवरी से एग रिलीज होता है, तो इसी बीच में होता है। तो इस बीच में अगर क्या कहते हैं अवॉइड किया जाए सेक्स को, तो प्रेगनेंसी के होने के चांसेस बहुत कम है। आप इसकी डिटेल वीडियो देखेंगे, वहाँ पे पूरा मैंने मैप के जरिए से पूरे महीने का वो समझाया है। दूसरा है नेचुरल मेथड। इन दिस मेथड इंटरकोर्स इज अवॉइडेड रिकॉग्नाइजिंग द ओवुलेशन साइन। इसमें भी क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं इंटरकोर्स को क्या कहते हैं अवॉइड किया जाता है। जो ओवुलेशन के टाइम साइंस होते हैं, साइंस मतलब सिम्टम्स होते हैं, उसको देखते हुए, समझ रहे हैं ना। उसमें क्या होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है फीमेल का उस टाइम पे, तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। तो अगला है केमिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड स्पर्मिसाइडल यूज होते हैं स्पर्म को किल करने के लिए। अब वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, क्रीम के जरिए से या किसी भी तरीके से, फोम टेबलेट आते हैं या स्पर्मी जेल्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, किसी भी तरीके से मतलब कहते हैं वेजाइना के अंदर भी यूज कर लिया गया या पेनिस पे लगा के उसको मतलब यूज किया गया किसी भी तरीके से, तो वो क्या करते हैं स्पर्म को मार देते हैं। मेरा अगला है मैकेनिकल मेथड। अब यहाँ पे हम सारी डिटेल पढ़ाने जाएंगे तो एक ही वीडियो के अंदर सारा टाइम निकल जाएगा। समझे, मैकेनिकल मेथड क्या है, इन दिस मेथड डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवम। ओवम जो एग है उसके साथ में स्पर्म को क्या है मिलने से रोक देते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं, समझे ना, डिवाइसेस उसको बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। तो इसके बारे में तो सबको मालूम ही होगा, इतना प्रचार किया गया है तो इसका तो सबको मालूम है। समझे, कॉन्डम है या निरोध जिसको बोलते हैं, या डायफ्राम आता है जिसको क्या है फीमेल यूज करती हैं। ऐसे क्या कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आता है जो कि वेजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। इसके बारे में कई बार शॉर्ट फॉर्म इसका दे देता है, पूछता है इसका फुल फॉर्म बताइए, समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है डिवाइसेस जिनको यूज करके क्या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। और क्या कॉपर टी आता है, ये भी क्या होता है इफेक्टिव होता है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या होता है। एक है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स।
क्या है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। इसमें 100% चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। समझ रहे, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं जिसको बोलते हैं COCPS। COCPS इसको बोलते हैं कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टिन को दोनों को मिला के क्या करते हैं, मतलब एक टेबलेट बना दिया जाता है जिसको क्या है, खाना रहता है ओरली, ठीक है ना। दिस पिल इज टेकन ओरली फॉर 21 डेज, और इसको क्या है 21 दिन तक लेना रहता है ओरली, ठीक है ना। कंटिन्यूसली ओरली इसको क्या है, मुंह के रास्ते से लेना रहता है उस दवा को। दिस कोर्स शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन के 5वें दिन के बाद से ही क्या है शुरू कर दिया जाता है। इट शुड नॉट बी टेकन एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 7 डेज, और जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम है उस पर इसको नहीं लिया जाएगा। मेंस्ट्रुएशन के क्या है, मतलब खत्म होने के बाद क्या है 5वें दिन से इसको लेंगे और 21 दिन तक लेना रहता है। इफ एनी डोज मिस्ड, अगर कोई डोज छूट गया, इट शुड बी टेकन एज सून एज पॉसिबल, तो उसको क्या है जितना जल्दी याद आ जाए उसको ले लेना है। दिस पिल शुड बी टेकन एट ए फिक्स टाइम, और इसको क्या है एक फिक्स टाइम पे लेना। मान लीजिए दिन में 10 बजे खा रहे तो रोजाना दिन में 10 बजे ही लेना है। और क्या कहते हैं, बिफोर बेड टाइम इज प्रीफर्ड, और क्या कहते हैं सोने से पहले का जो टाइम है यानी बेड पे जा रहे हैं उस वक्त में लेने का अगर टाइम फिक्स कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। एक होता है पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड। क्या है पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड, जो मेथड इसको कब यूज किया जाता है कि जब मतलब क्या कहते हैं इंटरकोर्स कर लिया गया अनप्रोटेक्टेड, समझ रहे हैं ना। यानी ऊपर आपने जो क्या कहते हैं बहुत सारे तरीके पढ़े हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, उनको उनमें से कोई किसी को यूज नहीं किया गया और इंटरकोर्स कर लिया गया, समझ रहे हैं ना। यानी सीमेन क्या है वेजाइना के अंदर पहुंच भी गया है, तो उसके बाद अब क्या है दवा देते हैं ताकि अब प्रेगनेंसी अकर ना हो, समझ। तो उसमें क्या करते हैं, कौन सी दवाएं देते हैं, तो एक आता है मेफिप्रिस्टोन। क्या होता है, मेफिप्रिस्टोन 600 mg आता है। इसको क्या है 72 घंटे में एक बार लेना है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हो गया है तो, समझ रहे हैं ना। इट हैज़ ए हाई रेट ऑफ सक्सेस, इसका क्या है रेट हाई, इसका सक्सेस रेट क्या है बहुत हाई, यानी बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। तो ये एक आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसके अलावा 2 और दवाएं हैं, इनको याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा। ये एक एग्जाम्पल क्या है आप जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। अगला है टर्मिनल मेथड। इसमें क्या होता है कि मतलब नसबंदी, जिसको आपने सुना होगा, नसबंदी करा दिया जाए तो इस तरीके से भी क्या है मतलब इस तरीके से क्या है परमानेंटली क्या है प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो एक होता है इसमें वेसेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है, जो मेल का वास डिफरेंस होता है, इसका काम होता है कि टेस्टिकल से जो टेस्टिस हैं वहां से जो स्पर्म बनता है उनको ले जाके कहाँ रखता है, जो आपका सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, जो सीमेन की थैली होती है वहां पे ले जाने का काम करता है। यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, वहां जाके जमा होते हैं, फिर इजुकुलेशन के टाइम पे वो निकलते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस है उसी में कट लगा दिया जाए तो फिर क्या है वहां तक ये यहाँ तक क्या है सीमेन पहुंच नहीं पाता है। तो क्या होगा, ये एक तरीके से नसबंदी हो जाती है। इसी को बोलते हैं नसबंदी, यानी नस को क्या है ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, जिसके जरिए से क्या है वहां तक पहुंचेगा आपका स्पर्म। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है, ये तो मेल के लिए होता है और ये क्या है फीमेल नसबंदी है। तो इसमें जो क्या कहते हैं फेलोपियन ट्यूब है उसके अंदर क्या है कट लगा दिया जाता है, या उसको किसी तरीके से मान लीजिए बांध दिया गया, बंद कर दिया गया, ताकि वहां से जो ओवम रिलीज हो रहा है, जो एग रिलीज हो रहा है, वो क्या है आ न सके इधर यूट्रस के साइड में, ताकि वो स्पर्म के साथ में आके मीटिंग न कर सके, यानी मिल न सके। तो जब स्पर्म क्या है ओवम के साथ मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। अब फैमिली प्लानिंग में कई बार पूछ लेता है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है, समझ रहे हैं ना। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत आसान सा है, समझ रहे हैं फैमिली प्लानिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन नॉइज पोल्यूशन एंड व्हाट आर इल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन हेल्थ। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है उसको बताना है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा और डिस्टर्बिंग नॉइज है जो कि हार्मफुल है, या जो क्या कर रहे हैं मतलब एनोइंग यानी आदमी को मतलब बेकार से लग रही है, उसको परेशान कर रही है, उसको क्या कहते हैं बोदर कर रही है, समझ रहे हैं। तो उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, चाहे ह्यूमन को चाहे वो क्या एनिमल्स को, तो उसको बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन। और इसको कब बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन, तो कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिश्ड है या जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो मतलब बता दिया गया कि इस लेवल तक ही क्या है नॉइज होना चाहिए, उससे ऊपर जाएगा लंबे समय तक बना रहता है अगर नॉइज, तो उसको बोलते हैं नॉइज पोल्यूशन, समझ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्या है अलग अलग जगह के हिसाब से, एरिया के हिसाब से अलग अलग बनाया जाता है, टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग बनाया जाता है, डे में अलग होता है, नाइट में अलग होता है, समझ रहे हैं। तो कितना परमिशन है, कितने नॉइज मतलब कितना लाउडली आप वो कर सकते हैं, कितना लाउडली आप क्या कहते हैं अपनी
अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, चाहे डीजे बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसकी एक मतलब लिमिट तय की गई है, समझ रहे हैं ना। और आवाज़ को यानी साउंड को जो नापते हैं उसको डेसिबल में नापते हैं, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं डीबी। क्या बोलते हैं? डीबी बोलते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया अगर है तो दिन के अंदर 75 डीबी तक क्या है नॉइज़ अगर है तो वो क्या है परमिजिबल है, यानी उसको मतलब बर्दाश्त किया जाएगा, उसको क्या है नॉइज़ पोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। उससे ऊपर अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या है कार्रवाई भी की जाएगी और उस पर पेनाल्टी भी लगती है। मतलब जहाँ पे रूल रेगुलेशन काम कर रहे हैं वहाँ पे, समझ रहे हो। तो दिन के अंदर कितना है 75 और नाइट के अंदर कितना है 65 डीबी यानी डेसिबल, समझ रहे हैं। कमर्शियल एरिया है तो वहाँ पे कितना होगा 65 दिन के अंदर होगा और नाइट के वक्त में 55 होगा। और और क्या कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया है, रहने वाला एरिया है तो वहाँ पे 50 होगा, समझ रहे दिन के अंदर। और क्या कहते हैं रात के अंदर कितना होता है 45, ठीक है। अब ये कि जनरली नॉइज लेवल एबव 75 डीबी ड्यूरिंग द डे एंड 55 डीबी ड्यूरिंग नाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन इज कंसिडर्ड नॉइज पोल्यूशन। अगर 75 क्या है दिन में 75 से ज़्यादा 75 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ हो रही है दिन के अंदर या 55 से ज़्यादा हो रही है आवाज़ रात के अंदर, तो उसको क्या है नॉइज पोल्यूशन कंसिडर किया जाता है, माना जाता है जनरली। मतलब समझो ना। अब कहाँ से नॉइज पोल्यूशन होता है? तो ट्रैफिक से हो सकता है, इंडस्ट्री में जो क्या है फैक्ट्रीज वगैरह चल रही हैं, मशीनें चलती है तो वहाँ पे होगा, समझो डीजे या म्यूजिक के जो भी तरीका है उससे भी हो सकता है। और पब्लिक गैदरिंग वगैरह होती है तो वहाँ से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो एक तो आदमी की हेयरिंग लॉस हो जाएगी, लंबे समय तक अगर आदमी कोई नॉइज पोल्यूशन में रहता है तो उसके कान खराब हो जाएंगे, उसको क्या है बहरा हो जाएगा वो। दूसरा क्या आदमी को नींद नहीं आती है, उसकी वजह से उसकी क्या कहते हैं स्लीप पैटर्न वो डिस्टर्ब हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, एंजाइटी वगैरह हो सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेस जब होगा एंजाइटी होगी तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, समझ रहे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे है कि 4000 से 6000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी अगर होती है, समझ रहे हैं नॉइस की, यानी क्या कहते हैं वॉइस की, साउंड की, तो उससे आदमी को टेम्परेरी क्या है हेयरिंग लॉस हो सकता है, समझ रहे हैं ना। एकदम से इस वाली इतनी रेंज की उसमें फ्रिक्वेंसी के साउंड में आप जा रहे हैं तो आपको टेम्परेरी हेयरिंग लॉस हो सकता है, यानी थोड़ी देर के लिए आप बहरापन के शिकार हो सकते हैं। और लंबे समय तक अगर कोई क्या कहते हैं नॉइज पोल्यूशन में रहता है अराउंड 100 डीबी, समझ रहे हैं इतने या उससे ज़्यादा, तो उससे क्या है इनर ईयर डैमेज होने के चांसेस हैं। और अगर 120 से ऊपर जा रहे हैं तो इमीडिएट हार्म होगा, यानी मतलब तुरंत कान को नुकसान पहुंच सकता है 120 डीबी से अगर ज़्यादा उस क्या कहते हैं वॉइस में या उससे नॉइज़ है तो उसमें कोई जा रहा है तो। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को क्या करना है डिफाइन करना है। एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिफाइन करना है। इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एपिडेमिक क्या, एक सडन राइज इन द नंबर ऑफ केसेज ऑफ एनी डिसीज मोर देन नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इन ए स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड एपिडेमिक। ये कह रहे एकदम से किसी एरिया के अंदर क्या है जितना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा उससे ज़्यादा एकदम से किसी एरिया के अंदर बीमारियों के क्या है केसेस बढ़ने लग जा रहा है, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज एकदम से बढ़ने लग जा रहा है, उसको बोलेंगे एपिडेमिक। पेंडेमिक में कब बोलेंगे, व्हेन ए डिसीज आउटब्रेक्स ग्लोबली। कोई भी डिसीज है उनका क्या है जो मतलब क्या कहते हैं केसेस बढ़ रहे हैं पूरे मतलब ग्लोबल लेवल पे, यानी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर एकदम से क्या बीमारी फैल रही है, एक लार्ज मतलब नंबर पे लोग मर रहे हैं उसमें, उसके अंदर क्या शिकार हो रहे हैं लोग, सारे लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, तो बहुत सारी जानें जा रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। और एंडेमिक में क्या होता है मतलब किसी एक एरिया के अंदर, लेकिन पैंडेमिक में क्या हो रहा है केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन एक लार्ज मतलब क्या बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ग्लोबली फैल रही है बीमारी। और एंडेमिक क्या होता है किसी एक खास एरिया के अंदर एक बीमारी क्या लगातार बनी रह रही है, समझ रहे हमेशा 100 केसेस आ रहे हैं तो आ ही रहे हैं आ रहे हैं, समझ रहे मान लो कोरोना के हमेशा 10,000 केसेस किसी एक एरिया के अंदर आ रहे हैं, मान लीजिए यूपी के अंदर आ रहे हैं, बस उतने ही आ रहे हैं लगातार उतने ही बने रह रहे हैं, तो उसको उस वाले कंडीशन को बोलते हैं एंडेमिक, समझ रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो जिस तरीके से बीमारी फैलती है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को बीमारी है उससे क्या है बीमारी इसको किस तरीके से फैली, उसके क्या कहते हैं सलाइवा के जरिए फैली या ड्रॉपलेट्स के जरिए से फैल गई या क्या कहते हैं हाथ मिलाया उसके जरिए से फैली, कैसे बीमारी फैली। कुछ बीमारियां होती हैं जो क्या कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, तो किस तरीके से बीमारी फैलती है उसको बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्वारंटीन क्या होता है, तो क्वारंटीन इज ए रेस्ट्रिक्शन या प्रिवेंशन ऑन मोमेंट फॉर दोज पीपल और एनिमल्स हु अराइव्ड फ्रॉम ए प्लेस वेयर एन इन्फेक्शियस डिसीज हैज़ बीन एक्सपोर्ट। कोई आदमी है या कोई एनिमल है वो ऐसे एरिया से आया है जहाँ पे बीमारी क्या है
फैल चुकी है, समझ रहे हैं ना, उस एरिया से वो होके आया है। दिल्ली में बीमारी फैली हुई है, कोई वहां से आ रहा है, समझ, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, तो उसको रोका जाता है कि वो इधर उधर ना जाए, मूवमेंट ना करे, दूसरे लोगों के पास ना जाए, समझ रहे हैं ना। चाहे उसमें बीमारी के सिम्टम्स दिख रहे हों या ना दिख रहे हों, तो उसको बोलते हैं क्वारंटीन, समझ रहे हैं। जैसे कोई मान लीजिए दिल्ली में बीमारी फैली, कोई वहां से आया, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, लोगों से रोका जा रहा है, उसको अलग करके रखा जा रहा है, समझ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्वारंटीन। और एक होता है आइसोलेशन, यानी बीमार है कोई, उसके अंदर सिम्टम्स सिर्फ दिख रहे हैं, तो उसको क्या है, अलग करके रखा जा रहा है, तो वो होता है आइसोलेशन। समझ में आ रही बात, उसमें बीमारी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, समझ रहे, इन्फेक्टेड है और उसको अलग किया जा रहा है दूसरों से, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो किसी को इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए इन्फेक्शन करने वाला कोई पैथोजन है, वो किसी के अंदर आ गया, लेकिन सिम्टम्स अभी नहीं दिख रहे हैं, तो जब तक सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, इन्फेक्शन से लेकर सिम्टम्स दिखने के बीच का जो टाइम है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, तो जैसे कि कोई आदमी इन्फेक्टेड है, समझ रहे हैं ना, वो कहाँ से आया, किस किस को इन्फेक्शन दे के आया है, किस किस को इन्फेक्टेड करके आया है, उसको तलाश करते हैं, समझ रहे हो ना, कि इस आदमी को दे के आया है बीमारी, उनको पकड़ा जाए, उनको आइसोलेट किया जाए, वरना तो और वो फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं, अच्छा ये वहाँ उस जगह पे घूमने के लिए गया था, उस क्या कहते हैं फ्रेंड के पास मिलने गया था, उस रिश्तेदार के पास गया था, तो उन सबको क्या जाके वहां से चेक करेंगे, देखेंगे उनके सिम्टम्स वगैरह, उनको आइसोलेट करेंगे, तो वो होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, वो बीमारी जो एक से दूसरे में फैलती है, समझ रहे हैं ना, एक से दूसरे में ट्रांसमिटेड होती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज या इन्फेक्शियस डिसीज, यानी वो बीमारियां जो इन्फेक्शियस हैं, जो क्या कहते हैं, और इन्फेक्शियस डिसीज वो होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही हों, समझ रहे हैं ना, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, अलगी, इनकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वही कम्युनिकेबल डिसीज होंगी, वही इन्फेक्शियस डिसीज होंगी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंडिकेटर, और एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ये भी चाहिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैं ये आगे यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। कई सारे मतलब बच्चों को दिक्कत हो जाती है, मैंने ये क्वेश्चन दिया और उसने क्वेश्चन के पैटर्न को बदल दिया, चीज वही पूछ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया, कह रहा है सर आया ही नहीं। अरे तुम आया था, तुम समझ नहीं पाए, समझ रहे हो। तो अगर ऐसे पूछे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को बताइए, तब भी आप यही लिखेंगे, और क्या कहता है अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तब भी आप यही लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होते हैं, द पैरामीटर्स यूज टू मेजर गुड हेल्थ आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ हेल्थ। किसी आदमी को ये चेक करना है कि आदमी हेल्दी है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज होंगे उसको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। तो उसमें क्या क्या चीज आती है, फिजिकल हेल्थ आता है, मेंटल हेल्थ आता है, और क्या कहते हैं इमोशनल हेल्थ आ जाएगा, समझ रहे। तो फिजिकल हेल्थ क्या है, आदमी क्या है फिजिकली क्या है प्रॉपर है एकदम अच्छे तरीके से, तब कैसे मानेंगे, तो उसके भूख भी अच्छे से लग रही हो, अच्छे से सो भी रहा हो, उसको क्या अच्छे से सांस भी ले पा रहा है, क्या होता है यूरिन भी प्रॉपर तरीके से कर रहा है, स्टूल भी पास आउट हो रहा है पूरी तरीके से, हार्ट बीट भी उसका सही है, आंखें उसकी एकदम अच्छे से चमकीली हैं, समझ रहे हैं ना, और फर्म फ्लैश है उसका, बॉडी भी क्या है, उसकी बॉडी भी क्या है एकदम सही है, अच्छे से है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो उसको मानेंगे कि फिजिकली क्या है फिट है, समझ रहे, फिजिकल हेल्थ उसकी ठीक है। मेंटल हेल्थ में कैसे मानेंगे कि आदमी मेंटली हेल्दी है, तो ये कि ही शुड बिहेव प्रॉपर्ली विद सराउंडिंग, अपने आसपास के लोगों के साथ में अच्छा बर्ताव कर रहा हो। अगर तुम्हारे क्लास में कोई ऐसा है जो आसपास के लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, उल्टा सीधा बिहेव कर रहा है, रास्ते में चलते हुए एकदम से ढेला उठा के कुत्ते को मार रहा है, समझ लेना कि लग रहा है मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। He should have no internal conflict, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है कि आप अपने आप में ही बड़बड़ा रहा है, कभी कह रहा है कुछ और कभी कुछ कह रहा है, समझ रहे, तो खुद ही मतलब डिसीजन जो ले रहा है वो उल्टे सीधे ले रहा है, समझ रहे, अपने आप में उसमें क्या है, मतलब बोलते हैं कि टकराव है, उस अपने ही बात को क्या है वो कभी काट रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो मतलब मेंटली कुछ प्रॉब्लम है। ही शुड नो हिमसेल्फ, वो अपने आप को पहचान रहा हो, अपनी ज़रूरतों को पहचानता हो, और अपने प्रॉब्लम्स को भी पहचानता हो, अपने गोल्स को भी जानता हो, समझ रहे हैं ना। अगर आदमी मेंटली उसके साथ में दिक्कत है तो पता चल रहा है कि बिना किसी गोल की ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने आप ही को नहीं जान रहा मैं कौन हूँ, समझ रहे हैं, अपनी उसकी क्या ज़रूरतें हैं, पेशाब पखाना होता है ना, ऐसे उसको क्या कहते हैं टॉयलेट वगैरह जाना है, जान ही नहीं पा रहा है, मतलब ये कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम है उसको। और आदमी जो ठीक होता है अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मेंटली क्या डिस्टर्ब है, उसका हाथ कटा हुआ है, खून बह रहा है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हैं, फोड़ा फुंसी हुआ है, सड़ रहा है, लेकिन उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। देखते बहुत सारे घूमते रहते हैं बेचारे, तो बेचारे कह रहा हूँ इसलिए कि मेंटली प्रॉब्लम है उनको, तो उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। तो क्या कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेंटल उसको चेक करने के लिए। ही शुड ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वो कोशिश भी कर रहा हो, तो उसको मानेंगे कि ये क्या है मेंटली
हेल्दी है। ऐसे क्या सोशली हेल्दी होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। सोशली हेल्दी का मतलब क्या होता है, टू मेंटेन ए गुड रिलेशनशिप, पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़, यानी सोशल के जो क्या कहते हैं मतलब पब्लिक है, जो लोग हैं, समाज, उनके साथ में उसका रिलेशन अच्छा है। जहाँ पे उसको बुलाया जा रहा है किसी मीटिंग में, कोई ऐसी ज़रूरत है तो वहाँ पे जा भी रहा है, लोगों से मिल भी रहा है, लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा रहा है, समझे। अपने फैमिली मेम्बर के साथ में अच्छे से बिहेव कर रहा है, समझे। फ्रेंड के साथ में मतलब फ्रेंड की तरह रह रहा है, दुश्मनों की तरह नहीं रह रहा है। और भी जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उन सबके साथ में अच्छा मामला कर रहा है, तो सोशली क्या है वो एक्टिव है। ऐसे क्या स्पिरिचुअली हेल्दी होना चाहिए, समझे। इनर लेवल पे भी क्या है उसको पीस होना चाहिए, तब उसको माना जाता है कि हाँ ये क्या है स्पिरिचुअली हेल्दी है। अब इस मामले में आके बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बहुत सारे लोग अंदर से उनको मतलब सुकून ही नहीं होता है। अंदर से पैसा है, दौलत है, बीवी है, बच्चे हैं, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन अंदर की जो मतलब एक सुकून होता है, इनर पीस जो होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी जो होना चाहिए, उससे लोग क्या है उस मामले में बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं भिखारी होते हैं, उसके उनके पास वो चीज़ होती नहीं है, समझ रहे हैं ना। और ये वाली जो पीस होती है ना, ये उसी वक्त मिलती है कि जब जो बंदा है, जो ये आदमी है, इसका अपने पैदा करने वाले के साथ में कनेक्शन जुड़ जाए, तभी आदमी को इनर पीस मिलता है, वरना नहीं मिलता है। इसी को बोलते हैं हायर जो पावर है उसके साथ में उसका कनेक्शन हो, जो क्या कहते हैं सुप्रीम है उसके साथ में उसका कनेक्शन होना चाहिए, और उसकी क्या है जिंदगी एक मीनिंगफुल हो, समझ रहे हैं, तब उसको इनर सुकून मिलता है। अब एक चीज़ है डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, वो चीज़ें जो आदमी के हेल्थ को क्या कहते हैं इम्पेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस डालती हैं, चाहे वो अच्छे तरीके से चाहे बुरा तरीके से, समझे। चाहे आदमी को क्या है, चाहे वो अच्छे तरीके से चाहे बुरे तरीके से, तो उनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। यानी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वो चीज़ें अगर पाई जाएं तो लोग क्या होंगे हेल्दी होंगे, और वो चीज़ें मिस करें तो आदमी हेल्दी नहीं हो पाएंगे, वो परेशान रहेंगे, समझ रहे हैं ना। अब परेशानी आपने पढ़ लिया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा हो तो आदमी हेल्दी होगा, या सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब उसकी क्या कहते हैं फिजिकली ठीक है तो हेल्दी माना जाएगा। कई सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं कि वो सारी चीज़ें अगर पाई जाएँ तब आदमी को हेल्दी मानते हैं, और अगर वो सारी चीज़ें न पाई जाएं तो फिर क्या है आदमी हेल्दी नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से वो बार बार परेशान होगा। तो एक तो ये है कि इनकम और सोशल स्टेटस उसका सही होना चाहिए, उसके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तो सोशल इन्वायरमेंट क्या है अच्छा होना चाहिए, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है उसको अच्छे से मिलना चाहिए, और क्या है क्या कहते हैं चाइल्ड केयर होना चाहिए, और क्या कहते हैं चाइल्ड जो बच्चे हैं उनके क्या मतलब अच्छे से देखभाल की जा रही है, उनके डेवलपमेंट में काम किया जा रहा है। ऐसे क्या पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस एंड लर्निंग स्किल, अपने हेल्थ को भी अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहा है और स्किल वगैरह को भी सीख रहा है। हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छे से वहाँ पे होना चाहिए। मान लीजिए आदमी के पास सब कुछ है लेकिन हॉस्पिटल्स ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, इसलिए कि जो बीमार पड़ेंगे उनका इलाज ही नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या वो परेशान रहेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब जब पाई जाएंगी किसी कम्युनिटी के अंदर, तब क्या है वहाँ पे हेल्थ उनकी क्या है स्टेबल होगी, सस्टेनेबल होगी, समझ रहे हैं ना। सोशल सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। और क्या चीज़ें मैटर करती हैं, बायोलॉजी एंड जेनेटिक एंडोमेंट, या आप ये कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, जो बाप से क्या जो मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जो चीज़ें जेनेटिकली क्या है ट्रांसफर हो रही हैं, वो भी मतलब क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालती हैं। जेंडर जो है मतलब वो भी इम्पैक्ट डालते हैं, और कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या है डिटर्मिनेंट है, यानी ये डिटरमाइन करती हैं कि यहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी होगी या इस फैमिली की हेल्थ कैसी होगी। ये सारी चीज़ें मतलब क्या है इम्पैक्ट डालती हैं। अब एक है हेल्थ इंडिकेटर, किसी भी एरिया का मतलब ये देखना है कि यहाँ पे लोगों की हेल्थ अच्छी है या बुरी है, कैसी है, तो कैसे मालूम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक एक आदमी से जाके पूछा जाता है, बल्कि एक एवरेज निकाला जाता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम करती हैं, तो वो कैसे करती हैं, समझ रहे हैं। तो ये कि मोर्टेलिटी इंडिकेटर, देखते हैं कि मोर्टेलिटी रेट कितना कितना लोग मर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि मतलब 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं हर साल किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, समझ रहे हैं ना। उसमें यह भी देखा जाता है कि बच्चों की मोर्टेलिटी रेट क्या, कितने बच्चों की मतलब क्या मृत्यु हो रही है, समझ रहे हैं। बिल्कुल छोटे बच्चों की जो भी पैदा हो रहे हैं, या चाइल्ड कितने मतलब मर रहे हैं 1 से 4 साल के बीच में। ऐसे क्या कहते हैं जो मतलब मदर्स हैं उनकी कितनी डेथ हो रही है, इसको बोलते हैं मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे का जो पैदा होने का टाइम है या जो रिप्रोडक्टिव टाइम होता है उस वक्त में कितना मतलब डेथ हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं मोर्टेलिटी इंडिकेटर में लाया जाता है। दूसरा है मोर्बिडिटी इंडिकेटर, तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने दिनों में बीमार पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और क्या कहते हैं क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं किसी खास पॉपुलेशन के अंदर, तो वो होता है मोर्बिडिटी, समझ रहे हैं। बीमारी वगैरह को देखा जाता है, कितनी इंजरीज हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं, क्या उनका डेटा है पूरा, तो उसको देखा जाता है। एक होता है डिसएबिलिटी रेट, और एक होता है डिसएबिलिटी रेट। तो डिसएबिलिटी रेट में क्या देखा जाता है कि जो लोग हैं वो मतलब उनके अंदर डिसेबल कितने लोग हैं, मतलब 1000 आदमी किसी पॉपुलेशन के अंदर, 1000 में से कितने लोग क्या हैं मतलब अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले,
समझ रहे हैं ना। ये कुछ मतलब बीमारियां होती है जो जन्मजात से होती हैं, यानी बचपन से हो जाती हैं, बाय बर्थ होती हैं, तो उनको भी देखा जाता है। ऐसे क्या कहते हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड फैसिलिटी कैसी है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह कितने हैं, कितने नर्स हैं, कितने फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर क्या कहते हैं मतलब बेड की सुविधा कितनी है, सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो इससे और कितने लोग क्या है हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से अंदाज़ा लगाया जाता है। यूटिलाइजेशन रेट यानी हेल्थ केयर सर्विसेज को कितना यूज़ किया जा रहा है, कितनी दवाएं इस एरिया के अंदर बिक रही हैं, समझे, तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जाएगा। अच्छी इन्वायरमेंट लोगों की क्या है हेल्थ भी अच्छी होगी। और उससे क्या कहते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, यानी कैसा न्यूट्रिशन लोग ले रहे हैं, समझ रहे हैं, वहाँ पे भरपूर उनको खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको भरपूर मात्रा में मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, विटामिन वगैरह मिल पा रही है, साफ सुथरा पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। समझो ना। ऐसे क्या है इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वहाँ पे लोगों की मतलब क्या कहते हैं इनकम के सोर्स के जरिए हैं कि नहीं है, समझ, इनकम के सोर्स उनके पास है या नहीं है, पैसे है नहीं है, अगर नहीं होगा तो भी दिक्कत होगी, समझो ना। सोशल एंड मेंटल हेल्थ भी देखा जाता है और हेल्थ पॉलिसीज क्या उनके लिए बनाई जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है मतलब बताती हैं कि मतलब लोगों की हेल्थ कैसी होगी, उसको बोलते हैं हेल्थ इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गिव कॉजेटिव एजेंट एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन फॉर। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि चैप्टर नंबर 4 आप पूरा चैप्टर, एक ही चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी चैप्टर ना पढ़िए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, हो जाएगा आपका। लेकिन ये वाला चैप्टर आप अलग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए सिर्फ अब ये कोविड-19 है, इसमें पूछ लेगा पॉजिटिव एजेंट बताइए, इसमें फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है वो बता दीजिए, इसका एपिडेमियोलॉजी पूछ लेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पूछ सकता है, तो हम इसमें 8-10 बीमारियों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ लेगा मतलब इस वाले चैप्टर से कि रेस्पिरेटरी ट्रैक वाली जो बीमारियां हैं उनमें से 3 को मेंशन करिए कौन सी हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन सी होती हैं उनको बताइए। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिए। तो कोविड-19 क्या है, इसके बारे में तो हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। तो ये क्या है, हाईली कंटेजियस डिसीज है, समझ रहे हैं ना। कंटेजियस डिसीज का मतलब ये कि बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैलती है ये। इट अफेक्ट मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये क्या है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी जो हमारा सांस लेने का जो सिस्टम है, समझ रहे हैं, जो रास्ता है उसी को ये क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं मेनली, एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन सप्लाई, और रास्ते को बंद कर देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पाती है, फिर आदमी की क्या होती है डेथ हो जाती है इन्फेक्टेड आदमी की, ठीक है ना। इट इज़ कॉज्ड बाय द नोवेल स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ये पहले से चला आ रहा है, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि कोरोना जो आया है ये नया है, इसके बल्कि ये क्या होता है स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन मतलब ये कि उनके अंदर म्यूटेशन होता है, नए नए उनकी शक्लें बन के आती हैं। वायरसेस की यही मतलब बड़ी खासियत है कि वो अपनी शक्ल को बार बार बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि एक ही वायरस चला आ रहा है उसी के बच्चे उसी जैसे आ रहे, नहीं, उसमें म्यूटेशन होता रहता है, नए नए अलग अलग टाइप के क्या वायरसेस बनते रहते हैं। कोरोना तो पहले से चला आ रहा कोरोना वायरस, लेकिन उसका जो 2019 के अंदर आया वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस था, समझ रहे ना। 2019 के अंदर इसको क्या है पहली बार जो ये नोवेल कोरोना वायरस है इसको आइडेंटिफाई किया गया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कोविड-19, और इसी वजह से इसको कोविड-19 कहा जाता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो कोरोना वायरस है जो कि 2019 के अंदर आया था, जिसको नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं हम लोग। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, यानी जिसको अगर मतलब कोरोना का इन्फेक्शन हो गया उसको क्या दिक्कतें होंगी, क्या सिम्टम्स दिखेंगे, तो फीवर होगा, समझ रहे हैं ना, बुखार चढ़ेगा, टायर्डनेस होगा, ड्राई कफ होगा उसको शुरू में, फिर क्या होता है बदन में दर्द होगा, गले में खराश होगा, सर में दर्द होगा, डायरिया हो सकता है उसको, ठीक है ना। कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, यानी आंखें उसकी लाल लाल सी हो जाएंगी, आंखों में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, कफ आने लगेगा। ये शुरू स्टेज में तो कफ ड्राई कफ होगा, फिर बाद में क्या होगा बलगम के साथ में कफ आने लगेगा। फिर क्या होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, और क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी जल्दी जल्दी आदमी सांस लेगा इसलिए कि रास्ता ब्लॉक हो रहा है। सीने में दर्द होगा सीवियर कंडीशन में, और फिर क्या अगर सही से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका फिर आदमी की डेथ हो जाती है। फार्मासिस्ट का रोल क्या है, तो आदमी फार्मासिस्ट क्या करेगा वैक्सीनेशन करवाएगा, समझ रहे हैं ना। जो क्या कहते हैं कोरोना वायरस के जो वैक्सीन आए हैं उनको क्या करेगा वैक्सीनेशन करवाएगा। क्या कहते हैं मास्क पहनने के लिए कहेगा, और क्या कहते हैं जो भीड़ वाली जगह है वहां से बचने के लिए कहेगा कि बार बार अपने हाथ को धुलते रहिए, समझ रहे हैं। और किसी को अगर मतलब है
कोरोना हो गया या लग रहा है तो खांसी जिसको भी आ रही है या छींक आ रही है तो उसको चाहिए कि वो अपना क्या है कफ को मतलब ढक ले, बल्कि मुंह को ढक ले किसी रुमाल से, किसी कपड़े से। छींक आ रही है उसमें ढक ले ताकि उसके ड्रॉपलेट्स से दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। अब दूसरी बीमारी है डेंगू। तो डेंगू इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन। ये क्या है, एक मॉस्किटो के जरिए से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है। इट इज कॉजेज ए फ्लू लाइक इलनेस। और इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आदमी को नज़ला जुकाम होता है वैसे ही क्या है इसमें आदमी को दिक्कतें होती हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका जो पैथोजन है वो है बी अरबो वायरस। क्या है अरबो वायरस? अभी अरबो वायरस पूरी एक समझिए कि कैटेगरी है, उसके अंदर कई सारे अलग अलग आते हैं, समझ रहे हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है ना। लेकिन जो डेंगू होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सीधे कि डेंगू वायरस के जरिए से हो गया है इसको डेंगू, ठीक है। वेक्टर क्या है जो मतलब इस वायरस को एक से दूसरे में पहुंचाता है, तो वो होता है मच्छर। आपका समझ रहे हैं मच्छर, कौन सा मच्छर होता है, उसका नाम है एडिस एजिप्टी। क्या है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है जो एक से लेके दूसरे में बीमारी को जाता है। किसी को डेंगू हो गया, उसको काटा, फिर जाके दूसरे को काटा, तो इसको तो इन्फेक्टेड था, ये इससे ले जाके दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर देता है, खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी कई बार पूछा जाता है, तो कैसे फैलता है मैंने आपको बताया। तो इसका क्या था, माइल्ड टू सीवियर सडन फीवर होता है। एकदम से क्या है थोड़ा सा मतलब मीडियम का या बहुत ज़्यादा एकदम से बुखार चढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। और क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग भी हो जाती है, ऑर्गन फेलियर होता है, प्लेटलेट काउंट क्या है बहुत ज़्यादा गिर जाता है, समझ रहे हैं डेंगू के केस में। मलेरिया तो जानते ही हैं, मलेरिया भी क्या है मॉस्किटो के जरिए से ही फैलने वाली एक बीमारी है। मतलब इसका पैथोजन नहीं है मॉस्किटो, बल्कि इसका क्या है वेक्टर है, जो कि मॉस्किटो को जो क्या कहते हैं प्रोटोजोआ पैरासाइट है, समझे, पी फैल्सीपेरम या पी वीवैक्स या पी वॉल्वे, समझ रहे हैं ना, पी मलेरिए। तो ये जो एक प्रोटोजोन पैरासाइट है इसको कौन लेके जाता है इधर से उधर, तो वो लेके जाता है आपका मच्छर। और जो क्या कहते हैं इन्फेक्टेड आदमी होता है उसको दिक्कत क्या होती है, तो जो पी फैल्सीपेरम है या जो भी मलेरिया का जो मतलब क्या कहते हैं पैथोजन है वो आरबीसीज को डैमेज कर देते हैं, और उसकी वजह से आदमी को हो जाता है क्या, अनेमिया। तो अनेमिया क्या होता है, अनेमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हेल्दी आरबीसीज की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, समझ रहे हैं ना। आरबीसीज अगर है भी तो वो काम के लायक नहीं रहते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनेमिया। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसका, क्या कहते हैं मलेरिया का, तो उसमें होता है हाई फीवर, हेडेक होगा, शेकिंग चिल्स होता है, एकदम आदमी को मतलब होता है ना ठंडक लगने लग जाती है। हालांकि गर्मी का मौसम है, उसको क्या आदमी कांपने लगता है ठंडक से, समझ रहे, फटीग होता है, बदन में बहुत दर्द होता है, और हेमोलाइटिक अनेमिया हो जाता है। यानी आरबीसीज क्या होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं डैमेज कर देता है ये मलेरिया का जो पैथोजन है। चौथी बीमारी है आपकी HIV एड्स जिसको बोलते हैं। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, समझ रहे, इन दोनों का देख लीजिएगा फुल फॉर्म। तो ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है। किसके वजह से होता है, इसका एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो वो है HIV। अब इसमें होगा क्या, यहीं से आपको समझ में आएगा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम डिस्टर्ब कर देते हैं। समझे, जो इम्यून सेल होते हैं हमारे WBCs, उन्हीं पे इनका अटैक होता है। अब इम्यून सेल हमारे काम ही नहीं कर पाते कुछ, तो बीमारी से लड़ने की पूरी क्षमता आदमी की खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर होता क्या है कि बहुत सारी बीमारियां उस पर अटैक करती हैं, इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका है, तो क्या है फिर बहुत सारी बीमारियों का उसके अंदर गढ़ हो जाता है, समझ रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर और बढ़ती रहती हैं और निकलने का नाम नहीं लेती हैं, इसलिए कि उसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। WBC जो क्या है बीमारियों के अगेंस्ट लड़ते, वो पहले ही बेचारे बीमार हैं, वो पहले नहीं काम कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और जब कई सारी बीमारियां एक साथ जमा हो जाती हैं उसको बोलते हैं सिंड्रोम, समझ रहे हैं। अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो HIV है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो कैसे फैलता है ये, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए से, समझ रहे हैं ना। इन्फेक्टेड अनप्रोटेक्टेड पार्टनर, यानी पार्टनर क्या है वो मतलब इन्फेक्टेड है, उसको HIV वायरस की वजह से वो इन्फेक्टेड है, और क्या कहते हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया अगर, तो वहां से फिर क्या है ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के अंदर। तो एक तो ये हो गया क्या कहते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। दूसरा होता है थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए से मान लीजिए क्या कहते हैं किसी का ब्लड इन्फेक्टेड था, किसी को चढ़ा दिया गया, तो जिसको चढ़ाया गया उसको भी हो जाएगा। या किसी भी तरीके से ब्लड कांटेक्ट में आ गया, जैसे मान लीजिए किसी का कटा हुआ था और किसी इन्फेक्टेड का ब्लड वहां पे आ गया, इसलिए कहते हैं ना ब्लेड वगैरह जो लगाते हैं उनको साफ सफाई करके रखना चाहिए, न्यू ब्लेड से ही हमेशा आपको सेविंग वगैरह कराना चाहिए। और क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रू प्लेसेंटा भी जा सकता है, मदर टू चाइल्ड, समझ रहे हैं ना, प्लेसेंटा के थ्रू भी क्या है मदर से चाइल्ड में जा सकता है।
तो ये क्या है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशंस होते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, तो अब इसमें क्या होगा, जैसे टीबी हो गया, लंग्स के निमोनिया, जितनी भी बीमारियां इन्फेक्शियस डिसीज है ना, सब आके अपना वहीं पे क्या कहते हैं डेरा डाल देती हैं उसी के ऊपर। स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, और क्या कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जितने भी इन्फेक्शन है समझिए सब होने लग जाएंगे उसको। न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर क्या होता है, इन बीमारियों से रिकवरी नहीं होगी, इसलिए कि इम्यून सिस्टम पूरा उसका डिस्टर्ब हो चुका है। अब फार्मासिस्ट का रोल क्या है, तो अब क्या करेगा, ये लोगों को समझाएगा भाई ऐसे ऐसी जगहों से, ऐसी चीज़ों से बचे जहाँ से मतलब बीमारी फैल सकती है। तो एक तो क्या है, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं उनसे बचाने के लिए कहेगा, भाई आपको समझाएगा एक फार्मासिस्ट के जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं उनके पास न जाइए, इसलिए कि उनके पास हर तरह के लोग आ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वहां से बीमारी क्या है फैल सकती है। ही शुड एजुकेट पीपल टू अवॉइड होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी को क्या है, मतलब अवॉइड करने के लिए लोगों को एडवाइस देगा, उनको सिखाएगा। और क्या, ही एडवाइस टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स को मतलब बताएगा कि उससे क्या कहते हैं अवॉइड करना चाहिए। ही शुड एडवाइज द अदर एंड ही ऑल्सो शुड नॉट यूज ए सिंगल नीडल फॉर मोर देन वन पेशेंट। ये बात भी ध्यान में रखना है फार्मासिस्ट को कि क्या कहते हैं जो नीडल है उसको एक को किसी को लगा दिया तो दूसरे को नहीं लगाना है, समझ रहे ना। यूज्ड वाले को क्या कहते हैं, यूज्ड वाले को फेंक देना है, उसको दोबारा यूज नहीं करना है। ऐसे क्या कहते हैं जब बाल वगैरह कटाएंगे तो वहाँ पे ब्लेड भी क्या है चेंज करना है। और अगर क्या कहते हैं HIV के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्दी से चेकअप कराना है, ताकि दूसरी जो बीमारियां हैं वो पनपने ना पाए, उनको रोका जा सके, समझ रहे हैं ना। HIV के केस में क्या होता है, जितना दिक्कत इससे नहीं हो रही तो उतना दूसरी बीमारियों की वजह से क्या है दिक्कत होने लग जाएगी। जब बहुत सारी बीमारियां 10-15 बीमारियां आके उसके घर उसके बदन में डेरा डाल लेंगी। 5वीं बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए जिसको HIV हो गया उसको ट्यूबरकुलोसिस बड़ी आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। निमोनिया हो जाएगा। तो टीबी इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिसीज, ये भी क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इन्फेक्शियस डिसीज, यानी एक से दूसरे में बड़ी तेजी से फैलने वाली बीमारी है। कैसे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है ना। और ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं, खासतौर से उन पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या पूरे लंग्स को ही खा जाते हैं, समझ लीजिए ब्लीडिंग होने लगती है उसमें। पॉजिटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो क्या कहते हैं जो सिक्रेशंस हैं, समझ रहे हैं, थ्रोट के या नोज के, तो जो भी वहां से चीजें निकल रही हैं उसके थ्रू क्या है फैलता है ये। या क्या कहते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने कोई क्या कहते हैं सामान वगैरह, कोई कपड़ा, कोई बर्तन, कुछ भी यूज किया और वो इन्फेक्टेड हो गया तो उसकी तो वजह से दूसरे के पास भी पहुंच जाएगा। ऐसे उसने कहीं जो इन्फेक्टेड आदमी उसने थूका, समझ रहा है, उसके थूक में क्या है, जब थूकता है वो या बलगम निकालता है, समझ रहे, बलगम को थूका उसने, ऐसी जगहों पे थूक दिया जहाँ पे लोग आना जाना रहता है, जहाँ पे किसी के कांटेक्ट में आ गया तो वहां से वो क्या है उसके अंदर जा सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, अब ये देखिए जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज है ना, जो वायरस वाली हैं, खास तौर से जो वायरस वाली हैं, जो हमारे लंग्स वगैरह पे अटैक कर रही है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रही है, तो उसमें फीवर होगा, ये समझ रहे नॉर्मल, ये क्या कहते हैं ये होगा। जब क्या कहते हैं जब इस वाले में हिस्से में क्या कहते हैं इन्फेक्शन होगा तो खांसी जरूर आएगी, समझ रहे हैं ना। जो भी क्या कहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या कहते हैं इन्फेक्शन होगा तो खांसी आएगी, समझ रहे हैं। और जब दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी हमारे लंग्स में तो पेन होगा उसमें। और इस वाले में टीबी वाले में क्या होता है, आदमी का वेट लॉस होने लगता है, भूख भी नहीं लगती है फिर, समझ रहे हैं ना। और क्या हो जाएगा, हेमोटाइसिस हो जाएगा। हेमोटाइसिस का मतलब ये कि क्या कहते हैं थूक के अंदर या बलगम के अंदर जो स्प्यूटम है उसके अंदर ब्लड आने लग जाएगा। इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, कई बार पूछ लेता है, तो एक होता है मैंटॉक्स, याद रखिएगा, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट होता है, IGRA टेस्ट होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे क्या होता है, इसके लिए चेस्ट एक्सरे होते हैं या स्प्यूटम का टेस्ट होता है। ऐसे क्या होता है ब्लड टेस्ट के जरिए से भी क्या है अंदाजा लगाया जाता है, ये वाला जरूर याद रखिएगा इसका। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो क्या कहते हैं टीबी से बचने के लिए जो टीका लगता है उसको बोलते हैं BCG। तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट, ये डबल टी कर लीजिए, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, समझ रहे ना। तो इसका वैक्सीनेशन करवाएगा। अब जिसको हो गया उसको नहीं, बचपन में बच्चों को करवाएगा, जिसको टीका नहीं लगा उसको लगवाएगा। ये वैक्सीन है ताकि किसी दूसरे को ना हो। और इसमें डॉट थेरेपी क्या है, मतलब इसमें रिकमेंड किया जाता है। इसमें होता क्या है, डॉट थेरेपी का मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, समझ रहे ना, या थेरेपी भी कह सकते हैं, शॉर्ट कोर्स। तो ये चलाया जाता है। और इसकी जो टीबी के मतलब क्या है, तो जो इलाज होता है 6-6 महीने चलता है कंटिन्यूअसली। अगर 1-2 टाइम भी मिस किया फिर 6 महीना चलाना पड़ता है उसमें, वरना तो फिर क्या होता है वो जो टीबी का बैक्टीरिया है, क्या कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बड़ा डेंजरस होता है, बहुत जल्दी रेजिस्टेंस बना लेता है, वो दवा काम ही नहीं करेगी। अब समझ रहे हो ना, तो ये दिक्कत है इसमें। तो इसलिए इसके लिए क्या कहते हैं मतलब इसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व
करने के लिए एक आदमी तय किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को है तो मुझे तय कर दिया गया कि जब भी ये दवा खाएगा आप वहाँ पे रहेंगे, देखेंगे, अपनी निगरानी में दवा खिलाएंगे उसको। अब होता है कि आदमी लंबे समय तक दवा खाता है तो उसका क्या कहते हैं, मतलब दिमाग उसका क्या होता है, उसका घबरा जाता है वो दवा खाते खाते, समझ रहे हैं, तो वो खाना नहीं चाहता, दवा को फेंक देता है। इसलिए वहां पे क्या एक आदमी को हमेशा रखा जाता है। एक बीमारी है लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है, ये भी एक कंटेजियस डिसीज है इन विच पेनफुल व्हाइट पैचेज आर डेवलप्ड ऑन स्किन। इसमें क्या होता है, स्किन के ऊपर क्या कहते हैं पैचेज वाइज, क्या कहते हैं व्हाइट व्हाइट से क्या दाने जैसे हो जाते हैं, समझिए बड़े बड़े से, जैसे छाला पड़ जाता है स्किन के ऊपर हो जाते हैं। और सम टाइम डैमेज द नर्वस सिस्टम, और कई बार नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर देते हैं, मसल्स को भी डैमेज कर देते हैं। इसको हैंसन्स डिसीज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हैंसन्स डिसीज भी कहा जाता है। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे इसका पॉजिटिव एजेंट है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, तो क्या धब्बे पड़ जाते हैं, मतलब गोल गोल से छाला जैसे पड़ता है वैसे हो जाते हैं स्किन के ऊपर। और क्या अल्सरेशन हो जाता है फीट के अंदर, यानी पैरों के नीचे क्या है अल्सर जैसा हो जाता है, छाला पड़ेगा फिर उसमें क्या है अल्सर यानी जख्म जैसा हो जाएगा। और क्या होगा, लॉस ऑफ डिजिट्स ऑन हैंड और फीट। फिर उसके बाद क्या होता है, हाथ की उंगलियां, ये जो डिजिट्स है ना इसको बोलते हैं पोरे, तो ये क्या है गल गल के अब गिरने लग जाते हैं, समझ रहे हो ना, गल गल के क्या होता है गिरने लगता है, तो वो होती है आपकी लेप्रोसी, जिसको बोलते हैं कोढ़ की बीमारी। क्या बोलते हैं, कोढ़ हो गया ना, तो वो इसमें वही दिक्कत होती है। अगली ये बीमारी है चिकन पॉक्स। समझ रहे हैं, चिकन पॉक्स, इसको चेचक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चेचक बोलते हैं। चिकन पॉक्स इज ए वायरल इन्फेक्शन। ये भी क्या एक वायरल इन्फेक्शन होता है। और इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर यानी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, समझ रहे हैं, या कई बार छोटे दाने होते हैं, कई बार बड़े दाने होते हैं पूरी बॉडी में। कई बार होता है कि मतलब बहुत कम रहते हैं, कई बार होता है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आदमी ना बैठ पाता है ना सो पाता, किसी करवट उसको चैन नहीं मिलता है। लेकिन इसमें खास तौर से बच्चे ही मतलब इसके मतलब ज़्यादा शिकार होते हैं, बड़ों में बहुत कम होता है। और एक बार जब किसी को हो जाता है तो उसका क्या मतलब हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बन जाती है, फिर दोबारा नहीं होता है। बहुत रेयरली किसी को हो गया तो हो गया, समझ रहे हैं ना। और इसको क्या है वेरिसेला भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वेरिसेला भी बोलते हैं। इसका पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस। और इसी से इसका वैक्सीन भी आता है। अब इसमें क्या होता है, तो रनी और स्टफी नोज हो जाता है, यानी आदमी की नाक एकदम बहने लगती है या तो फिर जाम हो जाती है, समझ, उसके खांसी भी आती है हल्की फुल्की। आदमी टायर्ड फील करेगा, फीवर हो जाता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। और क्या होता है, आंखें उसकी लाल लाल सी हो जाती हैं। एक बीमारी है टाइफॉइड। क्या है, टाइफॉइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइफॉइड फीवर। इसको टाइफॉइड फीवर भी कहते हैं। इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज है। कॉज ड्यू टू, या टू लगा लीजिए, ड्यू टू इंजेशन ऑफ इन्फेक्टेड फूड और वाटर। और ये क्या है, इन्फेक्टेड खाना या पानी को मतलब इंजेस्ट करने की वजह से, यानी कहते हैं खाने की वजह से, या पानी क्या है गंदा पानी, इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से टाइफॉइड होता है, समझ रहे हैं ना। ये खाने के जरिए से ही हमारे जीआईटी को जाके ये मतलब इन्फेक्शन करता है, जीआईटी में इन्फेक्शन होता है हमारे। और खास तौर से मतलब क्या कहते हैं जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें होता है। और इसका पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी या टाइफी म्यूरियम भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ से एक बात याद रखिए, आज ही अभी शायद ध्रुव राठी का एक वीडियो आई है कैंसर के नाम से, समझ ना। ध्रुव राठी को तो सब लोग जानते ही होंगे। उन्होंने बताया कि तकरीबन क्या है 500 प्रोडक्ट्स इंडिया के जो बाहर इंपोर्ट हो रहे थे उनको बैन कर दिया गया है। मतलब पहले से ये चला आ रहा है, समझ रहे हैं ना। और उसमें एक वजह ये बताई गई है, कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें क्या है सैल्मोनेला पाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। क्या है, प्रोडक्ट हैं जैसे मसाले हैं और खाने वाली चीज़ें बहुत सारी जो जा रही हैं यहाँ से इंडिया से इंपोर्ट होके, उसके अंदर क्या है सैल्मोनेला टाइफी जो है ये टाइफॉइड करने वाला जो पॉजिटिव एजेंट है उसके अंदर पाया जा रहा है, इसलिए उसको बैन कर दिया गया। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे जैसे कि बहुत सारा मैंने भी बहुत यूज़ किया है, एवरेस्ट मसाला आता है, और भी कई सारे मसाले हैं जिनके अंदर क्या एथिलीन जिनके अंदर एथिलीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा था, उसको भी बैन कर दिया गया, बहुत सारे मसालों को भी, समझ रहे हैं। तो ये सैल्मोनेला टाइफी क्या बहुत खतरनाक होता है। और ये जब किसी को बुखार होता है ना इसका, तो ये बहुत लंबे तक समय तक चलता है, थोड़ी सी कमजोरी आती है फिर बुखार हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जल्दी छोड़ता नहीं है ये भी। और इसमें होगा क्या, एकदम से आदमी को 104 डिग्री पता चला बुखार चढ़ गया, भूख नहीं लगेगी, सर में दर्द होगा, सुस्ती आएगी, लेथरी बोलते हैं इसको। और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, इस वाले एरिया में दर्द होगा, समझ रहे हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। हालांकि विडाल टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट नहीं माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही टेस्ट कराया जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर किसी को डाउट होता है तो उसके और भी कई सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अब इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। बाकी जो इसके क्या कहते हैं 7 या 6 क्वेश्चंस रह गए हैं लॉन्ग वाले, इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिर उसके बाद एक पार्ट में हम लोग क्या है शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सारे सब्जेक्ट के चाहिए, तो मेरा नंबर है 9694480523। उस पर 50 रुपया पे करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, बता दीजिए कि फर्स्ट ईयर IMPs चाहिए हमको। तो आपको क्या है सारे IMPs यानी सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में उसमें लॉन्ग और शॉर्ट सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर आपको पूरा नोट्स चाहिए, सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आपको 100 रुपया पे करना है, मुझे बता दीजिए फर्स्ट ईयर के चाहिए। व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।